लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 ग्राफ इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। आज हम लोग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें चैप्टर 1 का रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ इन इकोनॉमिक्स में क्या हमने दो चीज पढ़ी थी, डायग्राम एंड ग्राफ्स। तो फर्स्ट डायग्राम और दूसरा ग्राफ, इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या थे वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या था कि विच इज परस्यूड एज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम। मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है स्टेट्स में और इकोनॉमिक्स, उनको डायग्राम और ग्राफ के थ्रू इजी बनाई जाती है। टू इजी अंडरस्टेबल पर्सन के, नॉर्मल पर्सन के लिए इजी बनाने के लिए ग्राफ और डायग्राम का यूज किया जाएगा पहला। सेकंड, सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू सिंगल। बहुत सारे ईयर्स के पैरामीटर्स होते हैं कि हाँ भाई 2001 से लेकर 2020-25 तक क्या हुआ, तो उसको सारे डिटेल्स में लिखने से अच्छा है ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद चेंज ऑकरिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैन आल्सो बी इजीली अंडरस्टूड। मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स में चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में चेंज हो रहे हैं, उन सब इंडस्ट्री सेक्टर्स के चेंज भी हम ग्राफ के थ्रू इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ था कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप, क्लासेस, रीजन्स, सेक्टर एज वेल एज टाइम पीरियड्स। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सेक्टर्स में हर चीज का हम डायग्राम और ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद which are found apparently difficult are presented through diagram। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायग्राम और ग्राफ के थ्रू भी समझ नहीं आ पाती है, तो उनको क्या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि हाँ उसको आप चीज को थोड़ा समझा भी दिया, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया तो वो चीज इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग। कौन कौन से एस्पेक्ट्स कंसीडर रखने थे, इजी थे। चॉइस ऑफ टाइप एंड डायग्राम, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लियर बनाना है कोई भी, क्योंकि पेंसिल स्केल से बनाया जाता है तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि कुछ कट वो नहीं हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्केल्स एंड मेजर, स्केल्स यूज करना है, मेजरमेंट यूज करना है। रिप्रेजेंटर ऑफ एक्सिस, एक्सिस रिप्रेजेंट करना है कि हाँ एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, आपने कहाँ से वो डेटा लिया है तो उसका सोर्स भी पता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। अगर कोई डेटा है उसका आपने कैलकुलेट करके बताया, कोई फॉर्मूला यूज करके फिर उस डेटा को फाइंड किया, तो उस फॉर्मूले को भी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ डायग्राम, कौन कौन से टाइप्स थे, तो पिक्टोग्राम जो पिक्चर की फॉर्म में होता है, स्कैटर, लाइन, सर्कल, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। ठीक है, ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। सो फर्स्ट किसमें, इसमें टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। तो लाइन बेस में हमने क्या देखा था, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर नॉर्मल फिर थोड़ा डिक्रीजिंग हो गया, तो ये क्या है, लाइन बेस्ड डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये बार डायग्राम है। बार डायग्राम में क्या डिफरेंट डिफरेंट है। बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप, एक शॉप में बाय मंथली मतलब 2 महीने का कितना चॉकलेट्स का सेल होता है, तो वो उसका ग्राफ दिया था इंडिविजुअल। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला था, तो इसमें क्या था, ये क्लस्टर डायग्राम है। क्लस्टर का मतलब क्या, एक हो गया, दो, तीन एक साथ, मतलब स्मॉल साइज के चॉकलेट, मीडियम साइज के चॉकलेट और लार्ज साइज के, तीनों एक ही में दिखा रखा है। और मंथ कौन सा, जैन टू फेब ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था एक डिवाइडेड बाय, इसमें क्या हो रहा था, दो में डिवीजन हो रहा था, अलग अलग सेम ग्राफ एक ही बना है, मतलब सेल्स इन रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी सेल हो रही है। ठीक है, अब इसमें भी कैसा होता है, जो एक्स एक्सिस पे वो मंथ ईयर इनको वो किया, और सेल्स जो वाई एक्सिस पे डिपेंड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा किस पे होता है, वाई पे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में पाई की कैलकुलेशंस देखी थी, मेन पार्ट कौन सा था, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। डिग्री की कैलकुलेशंस कैसे हो रही, तो डिग्री की कैलकुलेशन में क्या, इसका परसेंटेज ऑफ मंथ, कितने आइटम थे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 आइटम थे। उस 5 में फर्स्ट वाला देखो 20% था, तो इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ था कि हाँ 20, टोटल कितना है तो 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 डिग्री से। क्यों, क्योंकि सर्कल का टोटल जो इनर होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 360, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब हमें 72 डिग्री डी को मेजरमेंट करके बनाना है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ देख लिया, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉली। देखो एक्चुअल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कौन सी चीज ग्राफ है, कौन सी चीज डायग्राम। ठीक है, तो तुम्हें नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज हुई, सीडी यूज था। फिर उसके बाद वो, तो इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दिया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। पहला प्रेजेंटेशन, पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। फिर उसके बाद था एक्सेल वर्कशीट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेल वर्कशीट्स होती है, वो वर्कशीट्स में कैलकुलेशन होगी। डायग्राम एंड ग्राफ, डायग्राम एंड ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट हो जाएगा। स्टोरेज टूल, कहाँ पर उस चीज को स्टोर रखा जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव है, डिजी लॉकर है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ईमेल है, ये सारी चीजें देखो इसने लिखा है बाय ट्रांसफरिंग, इससे ट्रांसफर करते हैं और इसमें सेव्ड भी रखते हैं। गूगल ड्राइव पे भी तुम्हें पता होगा तो 15 GB तक का लिमिट होता है, 15 GB तक तुम कोई भी चीज उस पर पोस्ट करके सेव रख सकते हो। जरूरी नहीं अपने फोन में रखो, गूगल ड्राइव हर पर्सन की एक ईमेल आईडी पे एक गूगल ड्राइव सबको मिलती है। ठीक है, उसके बाद अदर टूल्स, अदर टूल्स में अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, एसपीसीसी, शाज़म, ईव्यू, सेस, ये सारे सॉफ्टवेयर थे। इन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप
इकोनॉमिक्स के डेटा इजीली वो कर सकते हो, और उसके अलावा ग्राफ डायग्राम ये ऑटोमेटिक वो जनरेट भी कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉशंस इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो सारी चीज़ें थी। देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर्पस क्या, ट्यूटोरियल्स में क्या था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू किसी भी चीज़ को समझाना है, वो ट्यूटोरियल्स में आएगा। एक्टिव लर्निंग में जैसे मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ तो ये किसमें आएगा, एक्टिव लर्निंग्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग मटेरियल, जो ये जैसा भी जिस चीज़ को ये पूरा पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, ये पीडीएफ किस में आएगा, रीडिंग मटेरियल में। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने कोई केस स्टडी की, वो केस स्टडी वो बाहर पब्लिक में वो करता है, पब्लिकली रिलीज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, किस में आएगी, इन्फॉर्मेशन में आएगी। फिर उसके बाद मिसलेनियस में बाकी सारी चीज़ें, कुछ रेफरेंस बुक्स है, इकोनॉमिस्ट है, कोड दे दिया किसी इकोनॉमिस्ट ने, या किसी ने आके कुछ पब्लिक में आके बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोला, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, मिसलेनियस में। फिर उसके बाद डेटा कहाँ कहाँ से यूज़ होते हैं, तो डेटा गवर्नमेंट डेटा होते हैं, बैंकिंग डेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, यहाँ से डेटा आते हैं। फिर उसके बाद आरबीआई के डेटा, बैंकिंग से रिलेटेड है तो आरबीआई से डेटा आएंगे। फिर उसके बाद आरबीआई से भी आएंगे, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा आएंगे। फिर उसके बाद और एग्जांपल के लिए क्या, सीएसओ, एनएसएसओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, सीएमआई, आईएलओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो इसमें देखो एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ, फिर यूएनओ, फिर सीएमआई। एक सीएमआई भी बहुत अच्छा टूल है, सीएमआई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कैसा होता है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड या वर्ल्ड इकोनॉमी से, फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन इकोनॉमी को, उसके बाद वर्ल्ड पे सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें होगी। तो मैं वहाँ ग्राफ डायग्राम इजीली सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। जीडीपी का डेटा है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ भी किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या आरबीआई ने, वो सारी चीज़ें तुम्हें सीएमआई पे मिल जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कॉशन ऑफ यूजिंग, इसमें भी कॉशंस ध्यान रखने, इंटरनेट फॉर एजुकेशन के लिए लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल्स, उसमें से कौन सा बेस्ट तुम्हें चूज करना है वो पता होना चाहिए। नाउ डेटा सीरीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी 700 MB की डीसीडी आती थी, उसके बाद डीवीडी आने लगी 4.2 GB समथिंग की, वो हो गया। फिर अब उसके बाद पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड के बाद पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के बाद अब हार्ड डिस्क आने लगी, तो ये सारी चीजें किसमें होगी, स्टोरेज टूल्स में आ गई, ठीक है। तो डेटा सीरीज के बारे में पर्टिकुलर्स ने बोला, सीडी किस किस के निकले, नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ने सीडीज निकाली, सेंसस ऑफ इंडिया की सीडी निकाली, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, एनुअल सर्वे किया उसकी सीडी निकाल के रखी, एनएसओ ने कोई सीडी निकाली, तो ये सारी जाएगी। उसके बाद आया सम एजेंसीज लाइक सीएमआई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। ऑल्सो क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर which can be purchased only by research institute and corporation as they are expensive। बहुत सी ऐसी चीज होती है जिनका ये लोग सर्वे करते हैं और वो पेड रिपोर्ट्स में निकालते हैं, मतलब ऐसा है कि आपको उसको प्राइस देके फिर करना है। सीएमआई पे भी बहुत सी चीज ऐसी होती है जो तुम्हें पे करोगे तो ही वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बाकी इजीली किसी को भी फ्री इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिल पाती, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग निकालने के लिए इन एजेंसीज को भी पैसा एक्सपेंसिस तो करना ही पड़ता है। चलो तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ। तो देखो पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी। अल्फाबेट में भी क्या, पहले डी आया ना, तो डेवलपमेंट पहले, जी बाद में आया, ABCDEFG वो तो आता ही है, तो अभी डी पहले आया, तो फर्स्ट क्या, डेवलपमेंट, पहले किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो कंट्री ग्रो करती है। मतलब क्या, कोई भी प्रॉफिट है, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को प्रॉफिट करने, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पहले सर्वाइवल मोड में जाना होता है, कि बिजनेस इस यहाँ तक सर्वाइव तो कर रहा है, उसके बाद जो भी होता है वो ग्रोथ में आता है, वो एक्सपेंशन में आता है, ठीक है। तो पहले किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उस कंट्री का ग्रोथ होगा। जब डेवलपमेंट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो कंपनी धीरे धीरे, वो कंट्री धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो पहले क्या चीज आई, डी आया, तो इसका मतलब पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जी मतलब बाद में ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब चलो इसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड, चलो इसने एक डेफिनेशंस दी है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइजिंग टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका तो सच कुछ काम नहीं, तो उसमें आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ टेक इनटू कंसीडरेशन, डेफिनेशन ये रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, मतलब क्या, डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में हो सकता है, फार्मा सेक्टर में हो सकता है, आईटी सेक्टर में हो सकता है, ऑटो सेक्टर में हो सकता है, उसके बाद
मतलब जितने सेक्टर जो जो तुमने सेक्टर सुना है उन किसी भी सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो सकता है, ये सारी चीजों में क्या हो सकता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ग्रोथ कहाँ होता है, सारी चीजें बन चुकी है, सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, अब उनमें जो एडिशन करोगे वही ग्रोथ का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए मेन चीज ये समझना जरूरी है। तो इसने बोला यहाँ ग्रोथ दिया है, यहाँ डेवलपमेंट दिया है। फर्स्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। रुको, इसने क्या है यहाँ पर रॉन्ग दिया, कुछ बुक्स में रॉन्ग है शायद से, तो वो चीज देख लेना तुम जिसकी बुक्स में है। यहाँ पर आएगा डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं और ये ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसमें चलते ही जाना है। उसके बाद ये क्या है, ग्रोथ इज एन ऑकरेंस की, मतलब ये चीज मिल चुकी है, अब इसमें इसके आगे बस जस्ट एडिशन होगा, 1-2% 3, बस उतना ही ग्रोथ होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया, इंडिया के हर जगह डेवलपमेंट की नीड है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो तुम्हें दिमाग में रहेगा, एक इंडिया है इधर और इधर यूएसए, यूएसए जापान, वो सारी चीजें इधर आती है, इधर इंडिया आएगा, चाइना आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, और ग्रोथ क्या है, एक ऑकरेंस है, एक अचीवमेंट कर चुके हैं वो लोग, उन्होंने अपने यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप हो चुके हैं, बेसिक सारी नेसेसिटीज उनकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज, मतलब किसी भी टाइप का चेंज हो सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर के टर्म्स में भी से आ सकता है, क्वालिटेटिव टर्म्स का मतलब स्किल, नॉलेजेस, ये सारी चीजें भी बढ़ सकती है। तो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्वालिटेटिव का मतलब स्किल, नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते। हर पर्सन का अलग अलग फील्ड में अलग अलग नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज ही हो सकता है कि हाँ इतने मैक्सिमम लोग हो चुके हैं, इतने एम्प्लॉयड हो चुके हैं, या फिर इतने लोगों की इनकम है इतनी, इतना पर कैपिटा इनकम है, ये सारी चीजें किसमें आएगी, क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ में क्वालिटेटिव का कुछ काम नहीं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइज। मतलब क्या, जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है वो यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। जब आपके जो रिसोर्सेज है आप फुल्ली जब यूटिलाइज करने लग जाओगे तो आप ग्रोथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो अनयूटिलाइज्ड, मतलब डेवलपमेंट में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो भी अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, जिनको यूटिलाइज किया नहीं गया। लेकिन ग्रोथ में क्या है, emphasis is on the distribution of available resources, जो resources available है उन्हीं को आप यूज करके ही ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट में द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री। किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जांपल क्या था, इंडिया। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब यूएसए से। यूएस, यूके, जापान, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, डेवलपमेंट डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि पता नहीं चलता है कौन सा पर्सन किस साइड ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। हमें ओवरऑल फैक्टर पता चलता है कि हाँ ऑटो सेक्टर में ओवरऑल हमारा 5% का ग्रोथ हुआ है, या 5% डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ओवरऑल पता चलेगा, इंडिविजुअल पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अलावा इट इज इजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, में इकोनॉमिक ग्रोथ इजी रहता है क्योंकि सब जने डेवलप्ड तो हो चुके हैं। अब कोई कुछ एडिशन करता है तो वो चीज ग्रोथ में आएगी, बाकी सारी चीजें तो कंप्लीट है, वहां डेवलप हो चुका है, बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट, बेसिक से ऊपर कंप्लीट हो चुकी है सारी चीजें। फिर उसके बाद सिक्स्थ, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड, ब्रॉड कंसेप्ट है, मतलब किसी भी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, मतलब कहीं भी ग्रो हो सकता है। फिर उसके बाद ग्रोथ इज अ नैरो, ये बहुत नैरो कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है कि हाँ भाई आपके पास पहले से 10 लाख तो थी, आप 10 से 11 ही जा सकते हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पूरा सेटअप तो है ही है, रेडी कर चुके हो, आप कोई न्यू इंडस्ट्रीज या कुछ न्यू पॉलिसीज कुछ नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विथ पर कैपिटा इनकम। किसके साथ, पर कैपिटा इनकम के साथ होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, आपके कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, नेशनल इनकम से। ठीक है, तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। कि हाँ आपके कंट्री का पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा, तो नेशनल इनकम, आपके कंट्री का सपोज नेशनल इनकम है 1000 करोड़। ठीक है, और आपके कंट्री की पॉपुलेशन है 100 करोड़, मतलब नेशनल इनकम कितना आ गया, 10 करोड़। मतलब एक पर्सन पर हेड पर कैपिटा इनकम कितनी है, 10 करोड़। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं वो छोटा है बड़ा है, अर्निंग कर रहा है, एम्प्लॉइंग है, अनएम्प्लॉयड है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपीज कमा रहा है, कोई मतलब ओवरऑल कितना है वो ओवरऑल निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विथ पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा का भी एक पार्ट है उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम। मतलब सबकी $1 लाख की इनकम तो पर कैपिटा है ही है, अब $1 लाख से कितना इंक्रीज हो रहा है वो किसमें आएगा, ग्रोथ के पार्ट में। ठीक है, तो इसने दिया है पर्टिकुलर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम से कितने से इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा।
इट्स अ रैपिड प्रोसेस, ये एक बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट है, रिसोर्सेज भी है, बस यूज करना है उनको, जिसने जितने बेस्ट यूज किया उतना अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है और डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो गया तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ हो गया तो डेवलपमेंट नहीं, दोनों एक दूसरे से, डेवलपमेंट है तो ग्रोथ भी है और ग्रोथ है तो डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने। तो देखो फर्स्ट वापस बोल देता हूँ, डेवलपमेंट में क्या 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 था। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से है, मतलब ऑकरेंस है। उसके बाद ग्रोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, यहाँ केवल क्वांटिटेटिव चेंज होगा। ये स्लो प्रोसेस है, ये रैपिड प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा, यहाँ जो अवेलेबल रिसोर्स है उनको ही यूटिलाइज किया जाएगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में है, यूएस, यूके, जापान, इधर इंडिया, चाइना, ये सारी चीजें। उसके बाद ब्रॉड कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट है। देन पर कैपिटा इनकम, अलोंग विद पर कैपिटा इनकम होता है, यहाँ इंक्रीज इन पर कैपिटा, केवल पर कैपिटा में ही इंक्रीमेंट से पता चलेगा। और उसके बाद स्लो रैपिड हो गया, नॉट पॉसिबल, ये दोनों एक दूसरे से, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है और ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। अब हम लोग ऊपर आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें दी है इन्होंने, लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखो ग्रोथ में इसने डेफिनेशन दिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या, ग्रोथ की लिमिटेशंस क्या है? ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज में ही होती, क्वालिटेटिव में कुछ नहीं होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेंस एज बिफोर, मतलब क्या? जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो सेम ही रहता है, इनका ऐसा मानना है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो पॉलिसीज बनी हुई एक बार बन गई खत्म, अब उसमें कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। ये सारी चीजें ग्रोथ में आएगी। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो एंड डिपेंड्स ओनली राइज इन रेट ऑफ एक्सटेंट, जो हमने देखो डिफरेंसेस में पढ़ा था वही सारी चीजें इसमें दे रखे हैं। ठीक है, नैरो कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, तो इसके लिमिटेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के वेलफेयर में इकोनॉमिक ग्रोथ यूज नहीं होता, डेवलपिंग यूज होता है, तो ये इसके लिमिटेशन में आ गया। नाउ डेवलपमेंट में क्या? डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, हर जगह डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस। इंडिया की ग्रोथ, इंडिया का जो डेवलपिंग है, तो इंडिया क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, खत्म हुआ कि चल रहा है, चल ही रहा है, कंटिन्यूटी में, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ कि दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा स्टार्ट, तो ये मल्टी डायमेंशनल हर जगह चल रहा है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दोनों चेंज होते हैं यहाँ पर। इसने लिखा है क्वांटिटेटिव एंड ड्यू टू रिसर्च क्वालिटेटिव प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज क्वालिटेटिव बट देयर इज अ मोर ऑफ क्वांटिटेटिव इनकम। क्वांटिटेटिव ऑब्वियसली ज्यादा होता है किससे? क्वालिटेटिव से, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा, फिर क्वालिटेटिव होगा, मतलब स्किल नॉलेजेस तो लोगों के पास है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जो नंबर से, नंबर में या इनकम मान लो, सेल्स मान लो, प्रॉफिट मान लो, वो ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो क्वांटिटेटिव इज मोर देन क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होता रहता है डेवलपिंग में, अभी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट का, फिर तीसरे प्रोडक्ट का, तो ये सारी चीजें का डिमांड चेंज होता रहता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ ग्रोथ है, वहाँ डिमांड सेम ही रहता है, वहाँ चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जितने चेंज नहीं हो रहे जितने डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर इंसान बेस्ट टू बेस्ट फॉर्मेट में जाना चाहता है, तो इसलिए डिमांड चेंज होती रहती है। लग्जरी गुड्स की ज्यादा डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ेगी, वहाँ पहले से लग्जरी गुड की डिमांड है। तुम देखो मारुति सुजुकी केवल इंडिया में चल रहा है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में नहीं चल रहा है, लेकिन जो मर्सिडीज है वो इंडिया में भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, तो बाहर ज्यादा डिमांड रहती है इंडिया से, पब्लिक ज्यादा है इसलिए हमें यहाँ लगता है कि ज्यादा डिमांड है, लेकिन वहाँ ज्यादा डिमांड है, वहाँ के लोग मैक्सिमम वही चीज प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रेफर नहीं कर रहे इतनी, क्यों? बिकॉज ऑफ उनका इकोनॉमिकली कंडीशन। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड यहाँ पर ज्यादा होगा, वहाँ नहीं होगा। लेबर बिकम्स मोर डायनामिक, लेबर ज्यादा डायनामिक बनती है, क्यों? क्योंकि उसको स्किल्स आ गई, लेबर्स का टाइम टू टाइम पगार इंक्रीज करते रहो, क्यों 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 इंक्रीज करना है? उनमें स्किल ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, उनका परफेक्ट वर्किंग कैपेसिटी हो गया कि हाँ हम इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं, मशीनरी ज्यादा यूज होने लगी है आजकल लेबर वर्किंग से। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे डेवलपमेंट इंक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, पहले हैंड मशीन यूज होती थी, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक आई, फिर उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो बहुत सी मशीन ऐसी है जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। ठीक है, तो उसके कारण ऑब्वियस डेवलपिंग इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद ऑल्सो पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग, मतलब डेवलपिंग करना जरूरी हो जाता। अब अभी आजा मन को क्या जरूरत है,
वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको इंक्रीज होना है, उसको कोई नीड नहीं है, उसकी सांस पूछते खाए उतना पैसा, उसके सांस से ज्यादा खा ले उतना पैसा, लेकिन स्टिल उसको इंक्रीज होना है, तो एक सेल्फ मोटिवेटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो डिफरेंस आ गया था, तो डिफरेंस अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जितने डिफरेंसेस है सारे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में 3 क्वेश्चन का कवर होते हैं, पहला इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया तो वो, और थर्ड आएगा जो इकोनॉमिक इंडिविजुअल ग्रोथ का क्वेश्चन आया तो तुम सेम पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से डेवलपिंग के, देखो ग्रोथ में तो हो गया, ग्रोथ का तो खत्म हो गया, अब है डेवलपिंग का। तो डेवलपिंग पार्ट में कौन कौन से इंडिकेटर है जहां हम बोल सकते हैं कि कंट्री डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट है रेट ऑफ नेशनल इनकम, कंट्री का नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपकी कंट्री में प्रोडक्ट कितना बन, आपकी कंट्री की इनकम कितनी है, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितनी इनकम हो रही है। तो अब्रॉड में प्लस में भी इनकम आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। प्लस में कब आएगा, जब तुमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, और जब व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट, तो माइनस में आएगा कि आपने बाहर ज्यादा पैसा भेजा है लेकिन आपकी कंट्री ने सेल कम किया तो पैसा कम रिसीव हुआ, ठीक है। तो ये होता है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। ये आता है नेशनल इनकम। तो आपकी नेशनल की इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, उस नेशनल इनकम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री कितनी डेवलपिंग है। तो देखो यहाँ पर दिया है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज, नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट दी है, ध्यान रखना नेशनल इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है। तो देखो नॉर्वे है 2.2, फिर अमेरिका, यूएस, देखो तुम्हें फर्स्ट ध्यान रखना है नॉर्वे होता है और उसके बाद अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद सीधा इंडिया पे आ जाएंगे, इंडिया चाइना। तो देखो इंडिया चाइना की ग्रोथ ज्यादा है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोग पहले से ही सपोज 1 लाख पे बैठे हैं और ये लोग तो पहले से ही यहाँ 10,000 पे बैठे हैं। अब 10,000 में 7% इंक्रीज होना और 1 लाख पे 2% इंक्रीज होना, मतलब ऑब्वियसली नॉर्वे और यूएसए की ग्रोथ तो बढ़ती ही जाएगी ना, भले वो 2% 1% से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग नहीं है। आज इंडिया और चाइना क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनके लिए 7% इंक्रीज होना मतलब 10,000 का 7% 700 होता है, तो 10,700 पे आएगी, लेकिन ये लोग 1 लाख का 2.5% मतलब 2,500 होता है, तो ये लोग डायरेक्ट 1 लाख 2,500 पे जाएंगे। इसलिए क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है और इंडिया और चाइना डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी, फर्स्ट पे हमेशा नॉर्वे है और उसके बाद इंडिया 4th 5th 6th पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, अब इन्होंने नेशनल इनकम को रिमूव करके एक न्यू लेके आया। अब पहले नेशनल इनकम की कुछ लिमिटेशन होगी इसीलिए न्यू लेकर आया, तो उसकी लिमिटेशंस क्या, पहली बात डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम, ट्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती, क्यों, क्योंकि लोग अपनी इनकम हाइड कर देते हैं, सारा कैश में बिजनेस हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है किसके पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो लोगों ने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट हाइड करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सबकी इनकम कैलकुलेट नहीं हो सकती है। वी आर 150 करोड़, वो तो केवल ऑन डेटा दिखा रहा है, बाकी कितने हैं किसी को पता नहीं, रियलिटी तो हमें पता ही नहीं है कितने, बट ये है कि फर्स्ट पे आ चुके हैं। उसके बाद थर्ड डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सबकी अपनी अपनी मेथड, देखो 3 मेथड होती है, तुम लोग को नहीं ये बता देता हूँ, एक एक्सपेंडिचर मेथड होती है, उसके बाद एक इनकम मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड, तो ठीक है। तो ये सारी अलग अलग मेथड से उनसे पता चलता है। इसने शायद दिए क्या, इसने डिफरेंट मेथड से नाम नहीं लिखा है कैलकुलेट, तो अलग अलग मेथड से इसके कारण आप कंपेरिजन नहीं कर पाते हो। उसके बाद है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, अब पर कैपिटा इनकम से निकालेंगे, तो पर कैपिटा इनकम में मैंने क्या बताया था, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, आपकी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वो किसमें आएगा, पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन पे कितनी इनकम है वो बोलेंगे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर हेड कितनी इनकम, तो उसमें देखो नॉर्वे की पर हेड इनकम 64,000 यूएस डॉलर में है, 65,000 का मतलब समझ रहे हो तुम, आज के हिसाब से करोगे 65,000 अप्रोक्स मल्टीप्लाई 85, तो उनकी पर पर्सन की इनकम 5525, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, मतलब 55,25,000 पर हेड इनकम है उनकी। और इंडिया की कितनी है, इंडिया की देखो 55,500 मानते हैं हम, मल्टीप्लाई 80, तो ये कितनी होगी 4,40,000, 4,40,000। आज इंडिया की कहाँ 4,40,000 और उनकी कहाँ 55,25,000, तो सोचो कितना गुना ज्यादा है उनकी, तो ऑब्वियस वो फर्स्ट पे ही होगा। तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी हो रही, 1% हो रही, इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है 6%, चाइना हमसे ऊपर है, चाइना की ग्रोथ है 6.7%, हमारे से ट्रिपल टाइम्स का है चाइना,
ठीक है। अमेरिका यूएस की भी 52,000 ही है। तो फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। तो अब इसका फर्स्ट इसने ये दिया है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी जिसके कारण थर्ड आया। इसकी लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट है ओनली एस्टीमेट, एक ही एस्टिमेशन है कि हाँ, क्यों? क्योंकि भाई जो मजदूर क्लास का है वो साल के 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज कमा रहा है, और जो अंबानी है वो दिन के 2 लाख कमा रहा है, मतलब वो साल के तो कितने करोड़ों कमा रहा है। दोनों को एक ही जगह पे हमने एवरेज कर दिया 4,40,000। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यही है कि ओनली एस्टिमेशन है। उसके बाद सेकंड है डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये डिफिकल्ट क्यों? लोग वहाँ हाइड ही करेंगे। अगर भाई नेशनल इनकम ही हाइड हो रहा था, ऊपर क्या था? देखो, अगर तुमने नेशनल इनकम ही हाइड कर लिया तो उसके बाद फिर डिवाइड करके क्या फायदा? वो तो रॉन्ग ही आएगा। फिर उसके बाद थर्ड, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली ऑन एवरेज, एवरेज बेसिस पे शो हो रहा है ना, अंबानी और एक लेबर की, दोनों की लेबर क्लास की दोनों की सेम ही इनकम हो रही है। फिर उसके बाद डिफिकल्ट इन कंपैरिजन, कंपैरिजन करना डिफिकल्ट रहता है कि कौन सी कंट्री का कितना हो रहा है। हमारी कंट्री में लोग ज्यादा है, वहाँ की कंट्री में लोग कम है। वहाँ इनकम ज्यादा है, वहाँ लोग हाइड कम करते हैं, वहाँ 50% लोग टैक्स पे करते हैं, यहाँ पर पूरी कंट्री के मिला के 2 से 3% पे कर रहे हैं। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन, उसके बाद डिसेप्टिव इंडिकेटर, डिसेप्टिव इंडिकेटर क्या? नॉट एक्चुअल इनकम ओनली सिटीजन गेट्स, पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स हाइड मोर देन इट रिवील्स, हेंस इट इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर। मतलब क्या? लोग रिवील नहीं करते अपनी इनकम, हाइड ज्यादा करते हैं। ठीक है।